गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, बहुत दिन से मैं लेक्चर नहीं बना रहा था क्लास 10th के, तो आज सोचा मैं कि एक अच्छा सा टॉपिक उठाता हूं, क्योंकि पिछला जो हमारा टॉपिक था दैट इज रेस्पिरेशन, वो हमने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझा दिया था और आई थिंक आपने क्वेश्चन लगाया होगा, तो आपको रियली मज़ा आया होगा। तो आइए एक और शानदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमसे रिलेटेड है, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रांसपोर्टेशन। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन। और आप अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कैसे भैया? बस, ट्रक, पढ़ते हैं नहीं, कार, बाईसाइकिल, जिसकी मदद से कोई भी हम लोग अपने जैसे ऑर्गेनिज्म एक जगह, देखो कुत्ता तो नहीं चलाएगा ना ट्रक, ऐसा नहीं है, हम लोग चलाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ठीक है बेटा। और बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसफ़र भी होता है। कई बार क्या हो जाता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, शिप के माध्यम से, आपके ट्रक के माध्यम से, आपकी बाईसाइकिल के माध्यम से, और भी कार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली क्या करती है बेटा? ट्रांसफर करती हैं कमोडिटी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है? ये क्या है भैया? ये क्या है जो हमारे अंदर में है? तो बेटा जी समझिएगा, इससे पहले हमने रेस्पिरेशन किया था। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ था बेटा? कहाँ पे जाके? तो बेसिकली आपके लंग्स के अंदर में ऑक्सीजन घुसा था और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला था। अब बेटा, चूंकि ईच एंड एवरी सेल को चाहिए ऑक्सीजन, क्या करने के लिए? रेस्पिरेशन करने के लिए। तभी तो वो क्या कर पाएगी बेटा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर पाएगी और तोड़ पाएगी, खाना, एनर्जी ऑब्टेन कर पाएगी। डे टू डे मुझे अपना काम करना है, उसके लिए मुझे चाहिए एनर्जी, और एनर्जी चाहिए वो हमें मिलेगी कहाँ से बेटा? ऑक्सीजन जब सेल के पास पहुंचेगा। तो बेटा लंग्स के पास में ऑक्सीजन है और इसको ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाना है। ऐसा कौन है भैया जो कि पहुंचाने का काम करेगा ईच एंड एवरी सेल के पास में? तो हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, पढ़ते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो मौजूद होता है आरबीसी में, याद आ रहा होगा कुछ आपको? तो बेटा अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, यानी आपके लंग्स से टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, कौन कराएगा? ब्लड कराएगा। और बेटा जी जैसे अगर मैं बात बोलूं, जैसे समझिएगा, थोड़ी सी बात हो गई, जैसे बहुत सारा काम कर लिया मैंने अपने, ये छोटा सा एक रूम है, यहाँ पे तुरंत आया, अभी कुछ और पढ़ा रहा हूँ, फिर तुरंत कुछ और पढ़ा रहा हूँ, कुछ और पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं क्या करते जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए केला खा रहा था, तो केला खा खा के यहीं साइड में रखते गया, रखते गया, रखते गया, हर क्लास के बाद में थोड़ा केला खाते गए, एनर्जी मिलती रहे, रखते गया, रखते गया। तो बेटा कुछ समय बाद मेरे बेंच पे लॉट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? बनाना का छिलका जमा हो जाएगा, वेस्ट जमा हो जाएगी ना जी। तो बेटा वेस्ट क्या होगा? अगर यहाँ रहेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, इनका जन्म हो सकता है। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है तो कुछ ऐसी भी चीज बनती है एज अ वेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ईच एंड एवरी सेल प्रोड्यूस करती है। वो ईच एंड एवरी सेल से लंग्स तक कैसे पहुंचता है? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। तो जो ट्रांसफर होगा वेस्ट का, जो ट्रांसफर हो रहा है आपके किसका? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर हम बात करें, जब हम खाना खाते हैं ना जी, होते हैं ना, डाइजेशन होता है। डाइजेशन सबसे पहले माउथ, बकल कैविटी, फिर आगे गए इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा जी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ये भी ईच एंड एवरी सेल के पास में पहुंचता है। उनको कौन ले जाता है भैया? ब्लड ही तो ले जाता है। यानी ट्रांसफर ऑफ दिस फूड मटेरियल इनटू ईच एंड एवरी सेल कौन कर रहा है? ब्लड ही तो कर रहा है। तो हर जगह ट्रांसफर, 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 यानी हर चीजों का ट्रांसफर। चाहे अगर आप बात कर रहे हैं
ऑक्सीजन का ट्रांसफर, चाहे आप बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर, चाहे आप बात कर रहे हैं किसका, एब्जॉर्ब फूड का ट्रांसफर, चाहे आप बात कर रहे थे किसकी किसकी किसकी, जरा बोलेंगे 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 जरा जी। अगर मैं बोलूं कि बेटा जब आप फूड खाते हैं तो कुछ चीजें एक्सक्रीशन भी, एक्सक्रीट आउट भी होती हैं। अगर मैं बोलूं कुछ मेरी बॉडी में वेस्ट है, वेस्ट इट मस्ट बी रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। हमारे अंदर में जो वेस्ट होती है वो यूरिया होती है, हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं ना, यूरियोटेलिक, यानी ये यूरिया किस तरह से रिमूव हो रही है हमारी बॉडी से। बेटा ये प्रोड्यूस तो होती है ईच एंड एवरी सेल के पास में, लेकिन ये धीरे धीरे कलेक्ट होके लीवर के पास पहुंचती है, और लीवर उसमें से अच्छी अच्छी चीजें छांट लेता है, गंदी गंदी चीजों को बाहर निकाल देता है, यानी एक्सक्रीशन कराता है। तो बेटा जी ईच एंड एवरी सेल से लीवर के पास में, किडनी के पास में कहां से पहुंचेगा भैया वेस्ट, कौन ले जाएगा, फिर से बोलेंगे कौन ले जाएगा, तो कौन ले जाएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड ही तो ले जाएगा। अब अगर मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं, छोटा मुंह बड़ी बात, सुनिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको मालूम है, हम लोग पढ़ेंगे भी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन वाले हिस्से में रहता है, ब्रेन के आसपास में रहता है, ये प्रोड्यूस करता है मान लो कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। मान लो इसने ग्रोथ हार्मोन निकाला, और ये हार्मोन बेसिकली ग्रोथ कराना चाहता है किसकी बेटा, किडनी की। भैया पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, किडनी है यहाँ पे, तो बेटा जी किस तरह से ट्रांसफर होगा इन हार्मोन्स का, तो ये हार्मोन डायरेक्टली डंप हो जाते हैं किसमें, ब्लड में या लिम्फ में, और फिर ये ब्लड और लिम्फ से होते हुए पहुंच जाते हैं टू द टारगेट सेल। यानी मान लीजिए किडनी है, किडनी की जो सेल होगी उसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, वो इनको रिसीव कर लेंगे। तो बेटा जी हार्मोन्स का ट्रांसफर इसमें भी किसने मदद की, ब्लड ने ही तो की जी, ब्लड ने ही तो की। इसके बाद हमारे ब्लड यानी हमारे अंदर में जो ब्लड होता है उसको नॉर्मल पीएच को मेंटेन करना है, जिसको हम लोग बफरिंग एक्शन भी बोलते हैं। पीएच ऑफ द ब्लड इज बेसिकली 7.4 होता है, उसको भी मेंटेन करने का काम यहीं से आता है। फिर अगर हम बात करेंगे बेटा हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हम कहते हैं ना कि हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड ही करता है जी, क्लियर है जी। और ब्लड के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल WBC, ये क्या करते हैं बेटा जी, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या करते हैं बताइएगा जरा। तो बेटा ये इन्फेक्शन से बचाते हैं, WBC व्हाइट ब्लड सेल, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल वायरल, इन सबको, बैक्टीरिया वायरस इन सबको किल करने का काम करता है WBC। और जो पार्ट है किसका, ब्लड का जी, किसका पार्ट है, ब्लड का, तो हमें इन्फेक्शन से बचाता है कौन बेटा जी, ऑब्वियसली कौन बचा रहा है, ब्लड। कहीं पे कट लग गया तो क्या खून बहता रहता है, क्या नहीं बहता रहता है, यहाँ पे ब्लड क्लटिंग होती है, वो भी कौन कराता है, ब्लड ही तो कराता है जी, क्लियर है जी। इतने सारे काम, मतलब ट्रांसफर कराना, हार्मोन्स का ट्रांसफर कराना, आपके ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजनस वेस्ट का, इन सब का ट्रांसफर टू द ईच एंड एवरी सेल एंड टेकिंग द वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल एंड उसको बाहर निकालना, इजेक्ट आउट। इसमें कौन मदद करेगा बेटा जी, कौन ट्रांसफर करेगा, तो याद रखिएगा ब्लड वेसल्स, या ब्लड ही मदद करता है ये सारी चीजों में, क्लियर है जी। यानी इन सब चीजों का आदान प्रदान, ट्रांसफर जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इन केस ऑफ प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। हम देखते हैं, अगर मैं बोलूं भैया प्लांट्स में क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, होता है, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। कौन कौन सा, जाइलम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किसके लिए बेटा जी बताइए, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम कराती है। फूड का ट्रांसलोकेशन कौन कराता है, फ्लोएम कराता है। तो ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, अगर जाइलम की बात करें तो रूट से वाटर को लेकर लीफ तक जाता है, ईच एंड एवरी सेल तक जाता है, तो वो भी क्या करा रहा है, ट्रांसफर करा रहा है।
लीफ में बनता है खाना, टू ईच एंड एवरी सेल, रूट की सेल तक लेके कौन जाता है, फ्लोएम। तो बेटा ट्रांसफर, यही जो ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल्स का फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन, either it is happening in case of animal, either it is happening in case of plant, that is known as transportation। क्या बोलेंगे बेटा जी, ट्रांसपोर्टेशन। उससे पहले एक एक्टिविटी दे रखी है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे एक एक्टिविटी दे रखी है, दैट इज बेसिकली एक्टिविटी 6.7। ये जो एक्टिविटी है वो है 6.7, जरा समझिएगा। कहती है एक्टिविटी कि एक बार आप जाइए कहीं आसपास में हॉस्पिटल में जाइए और वहां पे जाके बेसिकली आप सर्च आउट करिए, ठीक है जी। कहती है कि आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है, और वहां सर्च आउट करिए, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन निकालिए, बच्चे का, किसी फीमेल का, किसी मेल का। क्लियर है जी, ये सब नहीं पूछने वाला है, लेकिन हाँ मेल और फीमेल में कभी पूछ ले तो इसलिए मैंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या लेवल होता है हीमोग्लोबिन का पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है यहाँ पे। देखिए, तो चिल्ड्रन जो होगा, चिल्ड्रन के अंदर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर में, वो होगा 11.5 से लेके 12 ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट मेल जो होगा उसमें 13.8 से लेके 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर हो सकता है, और एडल्ट फीमेल की बात करेंगे तो इसका होगा 12.1 से लेके 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इसकी बेटा एडल्ट मेल की और एडल्ट फीमेल को अगर आप कंपेयर करें तो देखेंगे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा किसमें है, ज्यादा किसमें है बेटा जी, मेल में, कम किसमें है, फीमेल में। देखिए इसकी अब एक रिसेंट रिसर्च हुई है जहां पता चला है कि मेल के अंदर में एक हार्मोन निकलता है, दैट इज द मेजर एंड्रोजन, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के अंदर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है टेस्टिस से, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है ये आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। जो आरबीसी फॉर्म होती है कहाँ पे, बोन मैरो में, उनके फॉर्मेशन में मदद करता है। तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है, और भैया इसी आरबीसी में होती क्या है, हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी के सिक्रेशन को या सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो भैया इसके अंदर में हीमोग्लोबिन लेवल भी क्या होगा जी, ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वुमेन के केस में टेस्टोस्टेरोन काफी कम अमाउंट में रिलीज होता है उनकी ओवरी से, तो भैया इतनी ज्यादा ये मदद नहीं करता है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो दे रखा है हीमोग्लोबिन लेवल इन केस ऑफ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, काऊ, काऊ में होगा बेटा जी 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ये भी एक्सरसाइज में कहता है कि किसी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाओ, ठीक है, वहां पे बताता है कि इसको कैलकुलेट करो। बफेलो में जो होगा वो होगा 12.5 से लेके 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। डॉग में जो होगा 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर। क्लियर है जी। एक हाइपोथेटिकल डाटा है, आप बस याद कर लीजिएगा, कोई मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या है जो याद करना है। हीमोग्लोबिन लेवल इन अदर एनिमल्स, यानी स्पेसिफिकली अगर बात करें काऊ के फीमेल में कितनी होगी, तो काऊ के फीमेल में 10 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। काऊ के मेल में कितनी होगी, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। बफेलो जो फीमेल होगी उसमें कितनी होगी, 11 to 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर। बफेलो जो मेल होगा वहां पे 12.5 से लेकर 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। और काप्स, काप्स का मतलब जो बछड़े होते हैं, बछड़े, ये देखिएगा बछड़े 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 6.75 से लेके 12.75 बेटा जी काफी कम होता है बछड़ों के अंदर में। तो यहाँ मैंने एक चीज लिख ली, बस ये अगर आपको याद रहेगा सब कुछ याद रहेगा। हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है आरबीसी में वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो पहला होगा बेटा एज पे। किस पे डिपेंड करेगा, एज पे डिपेंड करेगा। अगर बच्चा छोटा है, देखिए चिल्ड्रन अगर छोटा है तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, 11.5 से लेके 12। लेकिन अगर कोई एडल्ट है तो एडल्ट मेल को ले लीजिए, देखिए इसमें कितना है 13.
17.8 से लेके 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एज के। अगर एज कम है तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत कम होता है, और एडल्ट में जब वो कन्वर्ट होगा वहां पे हीमोग्लोबिन का लेवल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर है जी? सेक्स की बात कर रहा है तो हीमोग्लोबिन का लेवल सेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप कंपेयर करें मेल और फीमेल को, तो मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है? 13.8 से लेकर 17.2 तक। एडल्ट फीमेल की बात करें 12.1 से लेकर 15.1, काफी कम है ना जी। तो बेटा जी फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल ज्यादा होता है। क्लियर है जी? अभी जो मैंने फंक्शन बोले ब्लड के वो इसके बाद हम करेंगे। जो चीजें मैंने बोली ईच एंड एवरी पॉइंट को लिखूंगा, पहले ये सारी बातें आप समराइज कर लीजिए। ठीक है जी? चलिए बेटा जी, तो जो बातें मैंने बोली अबाउट द ब्लड, वो सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ईच एंड एवरी फंक्शन, और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले बेटा जी मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, दैट इज ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी टिश्यू? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां हमें पता चलेगा बेटा जी कि ब्लड में 55% लिक्विड होती है, यानी कि प्लाज्मा होता है, 45% में आपके ब्लड सेल्स होती हैं या ब्लड कैप्सूल्स होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, सेम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है प्लाज्मा, यानी कि वो एक लिक्विड होती है। तो इसको बोला ब्लड इज अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड हो गई। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। कनेक्टिव का मतलब क्या? देखिए बेटा जी, लंग्स से ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी सेल तक लेके कौन जा रहा है? ब्लड। जरा ध्यान से सुनिएगा। लंग्स, ये हो गई लंग्स, लंग्स के पास पड़ा हुआ था ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को लेके सेल के पास कौन जा रहा है? ये ऑक्सीजन अपने से नहीं जाएगा, किसके साथ कंबाइन होके जाएगा? ब्लड के साथ में। तो बेसिकली यह ब्लड कर क्या रहा है बेटा? लंग्स को कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ में जी? सेल्स के साथ में। ये छोड़ दीजिए। चलिए अगर आपको याद है इंटेस्टाइन, क्या है जी? इंटेस्टाइन, यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, इस फूड को पहुंचाना है टू द सेल के पास में। तो जो एब्जॉर्ब फूड है वो किसके साथ ट्रांसफर होता है? ब्लड के साथ में। तो यहां भी ब्लड किसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है? इंटेस्टाइन और सेल को। क्लियर है जी? तो यही बात है कि ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड में मोस्टली 55% जो होता है प्लाज्मा होती है, जो कि बेसिकली एक लिक्विड है, और 45% में आपके ब्लड सेल्स होती हैं। तो ब्लड को हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, मालूम चल गया। ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गया। अब आते हैं जो फंक्शन हमने बोले थे। देखिए दनादन सारे फंक्शन टच करते हैं। जरा देखिएगा, पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, कौन करा रहा है? ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स, कौन करा रहा है? ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, हमारे अंदर में अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? यूरिया, फ्रॉम द टिश्यू और लीवर से लेके कहाँ जाएगा? किडनी, क्योंकि फिल्टरिंग ऑर्गन कौन है? किडनी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द टिश्यू, कौन लेके जाएगा? अभी तो बताया था, ब्लड। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट कौन ले जाएगा? कौन करेगा? ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ क्लट्स, मैंने बोला कि कहीं कट लग गया, ब्लड ज्यादा बाहर ना निकले, इसलिए क्लटिंग होती है, क्लट्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कराएगा? ब्लड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर कंट्रोल, यानी कि वही क्या होगा बेटा? इंटरनल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कौन मदद करता है बेटा जी? कौन मदद करेगा बोलिए? ऑब्वियसली ब्लड। ठीक है जी। एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये अगर आपकी बॉडी में घुस गया है उनको
किल करने का काम होता है WBC का, या एंटीबॉडीज वो ब्लड के अंदर में पाई जाती हैं जो इनको किल करती हैं, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इन सब से बचाने का काम करता है भी कौन बेटा। और ये सारे कंपोनेंट्स या तो प्लाज्मा में होंगे एंटीबॉडीज, या आपकी WBC किल करने का काम करती हैं। तो बेटा ये है तो पार्ट ब्लड का ही ना, तो ब्लड इन्फेक्शन से बचाता है और हेल्प इन वुंड हीलिंग। अगर कभी आपको चोट लग गई तो बेटा वैसे गड्ढा रहता है क्या हमेशा, नहीं, वो गड्ढा भर भी जाता है, यानी कि जो सेल्स लॉस्ट हो गई हैं उनके जगह पे न्यू सेल्स भी आती हैं। क्लियर है जी, न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया जी। तो ये वुंड हीलिंग में भी मदद करता है आपका कौन बेटा जी, ब्लड, यानी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ले जाने के देने का काम किसका होगा, ताकि वहाँ नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाए, किसका काम है, ब्लड का काम है। क्लियर है जी। तो हमें ये सारे फंक्शन पढ़ने से ये पता चला कि हमारी बॉडी में भी कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो दे दनादन फटाफट फटाफट दनादन दनादन क्या कर सकेगा बेटा, जो ब्लड को पंप करे, क्योंकि बेटा हर सेल के पास पहुंचाना है ब्लड, तो बेटा ऐसा एक पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज हार्ट। क्या होगा बेटा, रिक्वायरमेंट है। सो फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ये सब कुछ ब्लड हो रहा है तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराना है थ्रू आउट द बॉडी, वी रिक्वायर अ हार्ट, दैट इज नोन एज द पंपिंग ऑर्गन। भैया अब मान लीजिए यहाँ पे हार्ट है, ये जो दिल बना दिया देखिए यहाँ पे हार्ट है। अब यहाँ पे आपकी मान लीजिए कोई लेग की सेल है, लेग सेल के पास में आपको क्या करना है, पहुंचाना है। मान लीजिए कोई भी चीज पहुंचाना है कहाँ पे, लेग सेल के पास में। तो बेटा हार्ट है यहाँ पे, लेग सेल है वहां एकदम नीचे में, तो होगा क्या बेटा जी, ये क्या हार्ट ऐसे ही ट्रांसफर कर देगा, नहीं, ये किसकी मदद लेगा, ट्यूब्स की मदद लेगा। इन्हीं ट्यूब्स को हम लोग बोलते हैं बेटा जी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स, लिम्फ, ब्लो, समझ में आया जी। तो ये ट्यूब्स के माध्यम से ट्रांसफर करेगा, जो भी एलिमेंट्स हार्मोन या कुछ भी ट्रांसफर करना हो वो ट्यूब्स के माध्यम से, चाहे आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, चाहे आपका क्या हो, कैपिलरीज हो, आर्टेरियोल्स हो, वेन्यूल्स हो, सब कुछ, लिम्फ हो, इन्हीं के माध्यम से, ये ट्यूब्स के माध्यम से ही क्या करेगा बेटा, भेजेगा। अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू टू रीच ऑल द टिश्यू, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, सॉरी ट्यूब्स मीन्स पाइप, ट्यूब का मतलब क्या हो गया, पाइप, टू रीच ऑल द टिश्यू। अरे बेटा सिंपल सी बात है, जैसे अगर आपको मान लीजिए आपके खेत में पानी चलाना है और आपके घर के पास में समर लगा हुआ है, समरसेबुल लगा हुआ है, तो बेटा जी अगर आप वहां से पानी चलाएंगे खेत तक, क्या पहुंचेगा, क्या वहीं आसपास में एब्जॉर्ब हो जाएगा। खेत मान लीजिए लगभग 200 मीटर दूर है, तो आप क्या करते हैं, उसका जो नोजल होता है उसमें पाइप लगाते हैं और पाइप के माध्यम से आप पानी को अपने खेत में सिंचाई के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे भी। क्लियर है जी। और कह रहा है एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड, अगर यहाँ पे कहीं भी कोई भी डैमेज हो रहा है तो फिर से रिपेयर मैकेनिज्म भी होना चाहिए। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे, जो जो चीजें मैंने बोली थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने पड़ी हुई हैं, नोट डाउन करेंगे, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा जी। चलिए बेटा जी, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, तो केवल ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में नहीं पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट भी पढ़ना है। ठीक है जी। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है एनिमल में, तो कभी कभार या कैजुअली अगर बोले, यूजुअली अगर बोले, तो बेटा जी ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ एनिमल इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन। हमारे बॉडी में, मैं भी एनिमल हूं, आप भी एनिमल हो ना, वी आर सोशल एनिमल। क्लियर है जी। हम सोच समझ के बातों को डिफाइन करते हैं और बातों पे हंसते हैं और रोते हैं, बेसिकली थिंक करके और कोई भी चीजें करते हैं। बेटा कोई मरा हो, वहां जाके आप नाचने लगो तो आप पागल घोषित हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं करते हैं। जहां मरा है वहां 2 आंसू गिरा के आते हैं, प्रॉपरली नाटक करके आते हैं। तो बेटा हम क्या हैं, थिंकिंग एनिमल्स है। ठीक है जी। तो एनिमल्स के केस में क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो सर्कुलेट होती है थ्रू आउट द बॉडी। 2 चीजें, एक तो ब्लड, और ब्लड में ही एक व्हाइटिश और येलोविश
लिक्विड होता है जो ब्लड में ही मूव कर, दैट इज नोन एज लिम्फ। तो दो प्रकार का सिस्टम पाया जाता है एनिमल्स के केस में। पहला होगा जो ब्लड का सर्कुलेशन करेगा, दैट इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो दूसरा होगा दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या जी? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी ये बेसिकली आपका आज का क्या है, बेसिक लेक्चर है, जहां हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ट्रांसपोर्टेशन आपके प्लांट्स के अंदर में भी देखने को मिल सकता है। क्लियर है जी? अगर मैं बात बोलूं, एक टर्म है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल्स। देखिए बेसिकली अगर बोलूं, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की रूट हो गई, ओके, ये लीफ है, इस लीफ को चाहिए वाटर। क्लियर है? और वाटर कहीं यहां मौजूद है सॉइल में, ठीक है, और इस लीफ को चाहिए कुछ मिनरल्स फॉर इट्स ग्रोथ। तो बेटा जी जो वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन, ये जब ट्रांसफर होगा यहां से सॉइल से होते हुए, रूट से होते हुए लीफ के पास पहुंचेगा, और ये कराती है एक वेसल जिसका नाम है बेटा जाइलम वेसल। तो इसी कॉम्बिनेशन को वाटर प्लस मिनरल कॉम्बिनेशन, जो कि ऊपर की तरफ मूव करेगा, मूव करेगा ऊपर, एसेंट मतलब ऊपर, एसेंट ऑफ सैप, यानी कि बेटा जी यहाँ पे जो वाटर और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये एसेंट ऑफ सैप ट्रांसफर होता है फ्रॉम सॉइल टू द लीफ पार्ट बाय द हेल्प ऑफ वेसल दैट इज नोन एज द जाइलम वेसल, ये जाइलम टिश्यू। क्लियर है जी? सो एसेंट ऑफ सैप ये वाटर प्लस मिनरल का कॉम्बिनेशन है। ये वाटर जो होता है बेटा बेसिकली दो प्रकार से ट्रांसफर हो सकता है। एक जो होगा यहाँ पे जाइलम ही ट्रांसफर करता है, एक जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांसपीरेशन पुल। अभी ट्रांसपीरेशन पुल, उससे पहले ये जानना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपीरेशन। देखिए ये जो लीफ सरफेस है, यहाँ स्टोमाटा होता है, ये लीफ है, लीफ से अगर वाटर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देन दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है जी? तो यहाँ पे कहीं पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको जरा मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने लिख लिया होगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द surface of leaf in the form of vapor called as transpiration। तो देखिए ये जो लॉस होता है इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है। पुल का मतलब चीजों को ऊपर खींचा, चिक 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 चिक। किस तरह से, जरा सुनिएगा, अभी आप ट्रांसपीरेशन पुल समझ जाएंगे। देखिए ये यहां मान लीजिए आपका H2O प्लस, इसके नीचे ही मान लीजिए ना H2O प्लस मिनरल है, ये आपका रूट हो गया, और यहां कहीं मान लीजिए एक लीफ है। ठीक है, अब बेटा जी जो वाटर और मिनरल होगा जिसको हम एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, ये ट्रांसफर कौन कराता है? तो जाइलम कराता है। तो जाइलम एक टिश्यू है, तो उसकी बहुत सारी सेल्स होंगी, तो मान लीजिए ये सेल्स है जाइलम की। क्लियर है जी? अब जरा सुनिएगा, यहां पे जो सेल थी जिसके अंदर में वाटर था, ठीक है, अब चूंकि ऊपर से सनलाइट आई,
इसने क्या किया, इस सेल का जो वाटर था उसको रिमूव आउट करा दिया इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में ये रिमूव हो गया। तो बेटा जी जो इस सेल का वाटर था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहां से वाटर चला गया, वाटर चला गया। तो बेटा जी जो इसके जस्ट पीछे में जो सेल होगी, ये सेल ये अपना वाटर इसको क्या करेगी बेटा, ट्रांसफर कर देगी। तो फिर इसके पास क्या हो गया बेटा, वाटर, ठीक है। मान लीजिए फिर इसका चला गया तो कौन ट्रांसफर करेगी, ये इस तरह से एक पुल क्रिएट हो जाता है। कहा बेटा, पुल एक क्रिएट कर रहा है, जो एक लॉस हुआ फिर उसके बाद दूसरा उसका जगह लेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, सब एक दूसरे की जगह को फुलफिल करेंगे, वाटर डालेंगे, दे वाटर। इसकी वजह से वाटर में एक पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि वहां से रिमूव होता रहेगा, यहाँ ये देता रहेगा, तो रिमूव होता रहेगा, ये देता रहेगा, तो वो रिमूव जो हो रहा है इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स पे एक पुल लग रहा है ऊपर की तरफ। दैट इज पुल किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, ट्रांसपीरेशन की वजह से ही क्रिएट हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल। इसको हम डिटेल में करेंगे, डोंट वेरी। क्लियर है जी। अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ। देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे वाटर था, रिमूव हो गया, तो बेटा यहाँ से जब वाटर रिमूव हो गया तो एडजेसेंट सेल ने, जो एडजेसेंट सेल थी उसके पास वाटर था, उसने इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर इसके पास तो कमी हो गई ना, फिर इसने ट्रांसफर इसको कर दिया, फिर इसके पास कमी हो गई, इसको ट्रांसफर है, तो एक पुल क्रिएट हो जाएगा जो ऊपर की तरफ इस वाटर को ले जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल के थ्रू माध्यम कर सकता है आपका जाइलम, क्या ले जा सकता है बेटा, एसेंट ऑफ सैप का ट्रांसफर करा सकता है। एसेंट ऑफ सैप का मतलब वाटर प्लस मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करा सकता है। एक और चीज होगी जिसके द्वारा जाइलम बेसिकली ट्रांसपोर्ट कराता है, दैट इज कॉल्ड एज द रूट प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा, एक तो ट्रांसपीरेशन पुल होता है और एक होता है रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये कोई प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है जी। रूट्स के आसपास में फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलेंगे बेटा, तो रूट हेयर की जो सेल होगी उसको मैं क्या बोल दूंगा, तो रूट हेयर सेल। यहाँ पे मान लीजिए आपका सॉइल है, इस सॉइल में H2O और मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जो रूट हेयर सेल है ये मान लीजिए इनको मैं ऐसे बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा है, तो रूट हेयर सेल है। यहाँ पे बेटा जी वाटर और मिनरल का कंसंट्रेशन काफी क्या है, कम है। तो बेटा चीजें कहां से मूव करेंगी, फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। चलिए फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये मान लिया मेरा क्या बेटा, रूट हेयर से, ठीक है जी। यहाँ आसपास में है आपका सॉइल, सॉइल में सॉरी H2O और मिनरल्स का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है सॉइल में, और जो उसके बगल में जो रूट हेयर की सेल्स है यहाँ पे H2O और मिनरल का कंसंट्रेशन क्या बेटा, काफी कम है। तो मूवमेंट जो होगा फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, और एक सेल मेम्ब्रेन को पास करके जा रहा है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ से ये यहाँ आसानी से चला जाएगा। तो अब धीरे धीरे जो रूट हेयर सेल्स होंगी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स, पहले 2 थे 4 हो गए, मान लीजिए पहले 6 थे वाटर मॉलिक्यूल्स, अब हो गए 12। तो धीरे धीरे रूट की जो सेल होगी, और यहीं पे मौजूद होता है आपका जाइलम जो कि इसको लेके जाएगा, जाइलम भी रूट्स में ही मौजूद होता है। तो बेटा जो जाइलम सेल्स होंगी उनके अंदर में ये प्रेशर, चूंकि धनाधन ऑस्मोसिस से आपके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बेटा जी, वाटर मॉलिक्यूल्स और आपके आयंस या मिनरल जो भी हैं वो मूव कर रहे हैं। तो बेटा धीरे धीरे सेल के अंदर में जब नंबर बढ़ेगा तो सेल जो रूट हेयर से लगी, रूट हेयर की सेल पे क्या होगा बेटा, प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर के ये पॉजिटिव प्रेशर होगा।
तो अब ये उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, ये उसके ऊपर वाली सेल के पास प्रेशर लगाएगा, तो बेटा धीरे धीरे पॉजिटिव प्रेशर की वजह से भी वाटर मूव कर सकता है। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा, जाइलम से होता है दैट इज द रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल डाटा बस आपको दिया, क्लियर है जी। अब अगर हम बात करें फूड का ट्रांसलोकेशन, देखिए तो फूड जो होती है ये आपका बनता है लीफ में, लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पे फूड बनता है। अब मान लीजिए ये जो फूड बना है ये चाहिए बेटा रूट को, तो रूट को कैसे प्रोवाइड होगा, तो ये जाता है किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो कराता है बेटा जी कौन, फ्लोएम कराएगा, क्लियर है जी। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों चीजें क्लियर है जी। तो दोनों में सर्कुलेशन होगा, एनिमल और प्लांट्स में भी होगा। चलिए बेटा आपके लिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे, क्लियर है जी। आप कर ले जाओगे, पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए फिर हम देखते हैं कर पाते कि नहीं कर पाते। पहला है फूड ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट इज कैरिड आउट बाय, इसको देखने की जरूरत है क्या भैया, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, फ्लोएम। और भैया बताइए वाटर का मूवमेंट, या अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप है क्या, वाटर और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन, तो कौन करेगा, जाइलम। अगर फूड बोल दे तो क्या कहलाएगा, कौन कराएगा इनका ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम। देख लीजिए फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज कैरिड आउट बाय जाइलम, नहीं कराता है फ्लोएम, बिल्कुल ही बेटा कौन कराएगा, फ्लोएम, बाकी आगे देखने की जरूरत है ही नहीं। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप अभी आपको पढ़ाया था, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, और पहला ही आगे देखने की जरूरत नहीं, पहला ही एग्जांपल है, पहला ही ऑप्शन है वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर है जी। अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ एनिमल्स, मैंने बोला ना 2 प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिमल्स में, एक होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड बहेगा आपके नलियों में, ट्यूब्स में, और एक में लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ बहना चाहिए या लिम्फ का फ्लो होता है, क्लियर है जी। देख लीजिए क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जरा यहाँ देखिए, हार्ट, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ब्लड किसी माध्यम से जाएगा, किस माध्यम से, वेसल के माध्यम से किसी ऑर्गन के पास में पहुंचेगा। तो हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, ये तीनों मिलके बनाते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन बोला, हार्ट, ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में मूव क्या करेगा, ब्लड, ये आपका बनाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है जी। हार्ट, हार्ट से निकल रहा है ब्लड, भैया लेके कौन जाएगा, ऐसे तो फैलेगा नहीं ना, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो जाएगा ना, इस तरह से लेके कौन जाएगा, कोई ना कोई वेसल दैट इज ब्लड वेसल, और किसी ऑर्गन के पास पहुंचेगा। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल ये इंक्लूडेड होंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसी तरह से जो दूसरा सिस्टम है दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम, तो वहां भी बेटा एक क्या होगा, लिम्फ होगा, क्या होगा, लिम्फ, जो कि फ्लो कर करके जाएगा। तो वेसल वहां भी होंगी ना, जैसे मान लीजिए ये कोई इसके अंदर से जा रहा है लिम्फ, तो लिम्फ को भी ले जाने वाली जो वेसल होगी उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल, क्लियर है जी। तो इसके अंदर में क्या क्या होगी, लिम्फ, लिम्फ वेसल और कुछ लिम्फ नोड्स होंगे। लिम्फ नोड्स आर बेसिकली क्लस्टर ऑफ सेल, ये क्या होंगे बेटा, कुछ सेल्स के क्लस्टर होंगे, गुच्छे होंगे, या कुछ टिश्यू के गुच्छे होंगे जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ, दैट इज नोन एज लिम्फ नोड। तो 3 चीजें होंगी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फ, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स, क्लियर है जी। इसको आप ऐसे के ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा जी ब्लड, द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर बोले कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो बेटा क्या हो जाएगा,
हम लड़ाई लड़ने लगेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, धाराएं हम पढ़ने लगेंगे, 302, 307, मर्डर, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी हमें। क्या कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि ब्लड पूरा किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड। क्लियर है जी, इसको पहले आप नोट डाउन करेंगे। चलिए बेटा जी, आइए हम देखते हैं कि जो पूरा ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। तो बेटा जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे देखेंगे ब्लड, मान लीजिए 100%, बेटा इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला होगा बेटा ब्लड प्लाज्मा और दूसरी होगी ब्लड सेल्स, या उसी को बोलते हैं ब्लड कैप्सूल्स। क्या जी, ब्लड सेल या ब्लड कैप्सूल। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वो बेटा 55 से 60% यानी कि 55 to 60% इसका वेटेज होता है, और जो ब्लड कैप्सूल्स होंगी वो बेटा 40 से 45% उसका कंस्टिट्यूएंट होगा। क्लियर है जी, तो ध्यान रखिएगा, ब्लड में प्लाज्मा का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है देन दैट ऑफ द कैप्सूल्स। इसको आप कैसे समझेंगे मैं अभी समझाऊंगा। क्लियर है, जैसे मान लीजिए कोई एक बोतल है, जैसे मान लीजिए एक बोतल है, आपके घर में पानी वाला बोतल आता है ना, 20 रुपया वाला, वही लीटर, ये बोतल है बेटा। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स है जो ये रेड 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 दिख रहे हैं, ये सॉलिड कंपोनेंट जो रेड रेड दिख रहे हैं ये आपका आरबीसी हो गया। कुछ कंपोनेंट जो अलग कलर के दिख रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे, ये व्हाइट 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 दिख रहे हैं, ये डब्ल्यूबीसी हो गया। कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं, थोड़ा एक अलग कलर का बना लीजिए, अगर बोले तो इससे बना लेते हैं, ये आपका प्लेटलेट्स हो गया। अब इस पूरे बोतल में देखिए ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बेसिकली बेटा सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर है। बेटा इस पूरे बोतल में जो पानी भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, जो इस बोतल में पूरा का पूरा ये पानी भरा हुआ है, जिसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सस्पेंडेड है। तो ये जो पानी भरा हुआ है यही क्या है बेटा जी, प्लाज्मा, 55 से 60%, और ये तीनों मिला के 40 से 45%। क्लियर है जी, तो याद रखिएगा जो लिक्विड वाला पार्ट है ना जी, जो वाटर की तरह पार्ट है वो है प्लाज्मा। क्या बेटा जी, प्लाज्मा ज्यादा है 55 से 60%, और जो बाकी जो सॉलिड लाइक पार्टिकल जो उसके अंदर में प्रेजेंट है, सस्पेंडेड है, उसके अंदर में दबे हुए हैं, उसके अंदर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है जी, क्लियर है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये है। अब हमें कंसंट्रेशन तो पता चल गया, अब सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज और व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दिस प्लाज्मा, और इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है बेसिकली, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया, ये लिक्विड पोर्शन है, तो ये फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड है। कौन बेटा, प्लाज्मा। इसके अंदर में 90 to 92%, 90 से 92% मौजूद होता है बेटा वाटर। सो इट कंटेन्स 90 to 92% वाटर। दूसरी चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो कंटेन जो 6 से 8% में यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन्स। क्लियर है जी, ये जो फाइब्रिनोजेन होता है ये मदद करता है बेटा ब्लड क्लटिंग में, इसमें मदद करता है, ब्लड क्लटिंग में मदद करता है। हम अभी देखेंगे किस तरह से मदद करता है। क्लियर है जी, तो 90 से 92% वाटर, 6 से 8% प्रोटीन। मेजर प्रोटीन यही है, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स, ये मेजर प्रोटीन्स है। कुछ और भी होते हैं लेकिन उसको जानने की जरूरत नहीं है। स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर में, प्लाज्मा के अंदर में कुछ केमिकल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सोडियम आयन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयंस, कुछ अमाउंट में ये भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बेटा जी जब हम पढ़ेंगे तो जो हार्मोन्स जो आपके निकलते हैं कहीं से भी,
वो किस में तैर के जाएंगे, आप खुद बताइए ना, सॉलिड में कि लिक्विड में? लिक्विड में ही तो तैर के जाएंगे। तो लिक्विड वाला पोर्शन है कौन? प्लाज्मा। सो इट कंटेन्स हार्मोन, प्लाज्मा के अंदर में हार्मोन्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर में एंटीबॉडीज भी होती हैं जो बेसिकली क्या करती है बेटा, फॉरेन पार्टिकल्स को मारने का काम करती हैं, हमारे अंदर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स क्लटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे कुछ क्लटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। किसके अंदर में? प्लाज्मा के अंदर में। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयंस। तो कितने क्लटिंग फैक्टर हो गए? देखिए, फाइब्रिनोजन क्लटिंग, अभी हम पढ़ेंगे, पूरा क्लटिंग पढ़ेंगे। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लटिंग में मदद कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, ये सब भी क्या बेटा, क्लटिंग फैक्टर जो कि मौजूद होते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर में। क्लियर है? ये जो पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फूड होता है वो भी ट्रेवल करेगा किसमें बेटा? प्लाज्मा में। सो प्लाज्मा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। और अगर मान लो 100% कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें से 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के थ्रू मूव करता है, लेकिन किस फॉर्म में? कार्बोनेट आयन के, HCO3 आयंस के फॉर्म में। और नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी प्लाज्मा में ही ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल यूरिया, ये भी कहाँ ट्रेवल करके जाएंगे? आपके प्लाज्मा में ही ट्रेवल करती हैं। तो याद रखिएगा प्लाज्मा किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट कराता है? फूड का और कार्बन डाइऑक्साइड का 70%, लेकिन किस फॉर्म में? HCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। और किसका ट्रांसपोर्ट कराएगा? आपके नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया का। कुछ अमाउंट में सॉल्ट्स भी इसके अंदर में पाए जाते हैं। क्लियर है जी? तो ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा के बारे में दे रखी है जो कि फ्लूइड पार्ट है ब्लड का। क्लियर है जी? अब हम आएंगे जो सॉलिड पार्ट है दैट इज द ब्लड कैप्सूल, उसके बारे में। ये 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसकी बातें करेंगे। क्लियर है जी? ध्यान से एकदम अच्छे से करते रहें। चलिए बेटा जी, तो जो नेक्स्ट है दैट इज द ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, ये ब्लड सेल जो होती है वो 3 प्रकार की होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर में पाई जाएगी वो होती है बेटा आरबीसी, वो मिलियन में होगी। आरबीसी जो होती है नियर अबाउट 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होगी। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होगी। और जो प्लेटलेट्स होंगी बेटा वो 1.5 लाख से लेके लगभग 3.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद रहती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा ये बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, हमें जो है फॉरेन पार्टिकल से बचाने का काम करती है, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कौन बेटा जी? डब्ल्यूबीसी। तो ये हमें अलग अलग डिजीज से बचाती है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स देने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। जो ये प्लेटलेट्स होती हैं बेटा, ये प्लेट लाइक सेल्स होती हैं जो कि मदद करती हैं। जैसे मान लो कहीं कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, तो क्या निकलता रहता है क्या? अगर बेटा ब्लड निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा तो मैं भगवान को प्यारे हो जाऊंगा। क्लियर है? तो ब्लड की क्लटिंग कौन कराता है? तो ब्लड की क्लटिंग कराता है आपका प्लेटलेट्स। ब्लड की क्लटिंग कौन कराता है बेटा? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या कराता है बेटा? क्लटिंग। क्लटिंग यानी कि जो ब्लड बह रहा है उसको रोक देगा, बाहर नहीं जाने देगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लटिंग प्रोसेस। और ये क्लटिंग कौन कराता है? तो आपका प्लेटलेट्स कराता है। अब जो सबसे ज्यादा फंक्शन है वो आपके बेटा आरबीसी। सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आरबीसी इज रेड इन कलर? जवाब है आरबीसी रेड होता है अपीयरेंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इनके अंदर में केमिकल पाया जाता है जो इसे रेड कलर प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज
हीमोग्लोबिन पिगमेंट। और जो बेसिक काम होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है आपके आरबीसी का, वो बेटा ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स एंड इट विल ट्रांसफर दैट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल, हर सेल को ले जाएगा। अब मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूंगा, बेटा जी लंग से टिश्यू के पास जा रहा है, बेटा केवल ऑक्सीजन बिना किसी के मदद लिए आसानी से पहुंच जाएगा क्या? अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है मेरे साथ तो याद होगा, मैंने बोला था कि अगर एक पिगमेंट ना हो तो फ्रॉम हेड टू टो, वो छोड़िए, लंग्स से टो की सेल में जाने तक कितना समय लग जाएगा? लगभग 3 इयर्स के आसपास समय लग जाएगा। तो बेटा जी अगर याद होगा, ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी हाई एफिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है किससे? ऑक्सीजन से। तो बेटा जी जब कभी भी लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है टिश्यू के तरफ, टिश्यू के पास में जाता है, तो ये ब्लड के माध्यम से जाएगा, यहाँ ब्लड, लेकिन ब्लड में क्या बेटा, ब्लड में क्या है? एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो जाता है ब्लड, जो इसके मूवमेंट को दनादन तेजी से कराता है। दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी लंग्स से ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा किसी भी टिश्यू के पास में, वो कंबाइन होके कंबाइन स्टेट में जाएगा किसके साथ में बेटा? हीमोग्लोबिन के साथ में, दैट इज नोन एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लंग्स से टिश्यू के पास ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा बेटा जी? कौन कराएगा? ऑब्वियसली ब्लड ही तो कराएगा। सो आरबीसी तो करा रहे, आरबीसी हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, ठीक है जी। लेकिन बेटा जी यहाँ जब आप आरबीसी की बात कर रहे हैं तो आरबीसी के अंदर में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से यहाँ ये जाता है किस फॉर्म में? HbO2 के फॉर्म में, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। और अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था नियर अबाउट 70% से जाता कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से ट्रांसफर होता है, लेकिन बचा हुआ पार्ट 23% बेटा मान लीजिए टिश्यू ने यूटिलाइज किया किसको? ऑक्सीजन को, उसने प्रोड्यूस किया कोई वेस्ट, बेसिकली वेस्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को मुझे पहुंचाना है लंग्स के पास में। कहाँ पहुंचाना है? लंग्स के पास में। तो भी वो बेटा जी किसके ऊपर ट्रांसफर होगा? तो आरबीसी आल्सो मदद, यानी आरबीसी मदद करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो बचा हुआ 23% कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, टिश्यू से भैया वेस्ट कहाँ प्रोड्यूस हुई? टिश्यू बाहर निकालने, भाई लंग्स तक भेजेंगे, लंग्स बाहर भेजेगा, लंग्स तक ले जाने का काम। तो आरबीसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, दैट इज नोन एज द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है जी। मेन आपको याद रखिएगा आरबीसी बेसिकली किसका ट्रांसफर कराता है? बेसिकली ध्यान रखिएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नियर अबाउट बहुत कम ट्रांसफर कराता है। 97% जो ट्रांसफर कराता है वो कराएगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड को भेजना है तो भी आरबीसी करेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ में, दैट इज नोन द कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। नोट डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट जो होगा वो मैंने बताने की कोशिश की है, टच करने की कोशिश की है। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे। चलिए बेटा जी एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, जो कि आपके उसमें नहीं दे रखा है, लेकिन जरा इसको हम पढ़ते हैं कि ब्लड क्लटिंग एक्चुअली में होती कैसे है। जैसे मैंने बोला कि ब्लड क्लटिंग में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। क्या होगा बेटा? प्लेटलेट्स। सपोज करिए कहीं पे आपका क्या लग गया बेटा जी? कट लग गया, तो तुरंत मैसेज जाता है बेटा जी ब्लड प्लेटलेट्स को, ओ माय गॉड यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तुमको अपना काम करना होगा, जल्दी से ब्लड को रोको वरना ब्लड बाहर चला जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। तो बेटा जैसे ही कहीं पे कट लगता है
जो प्लेटलेट्स होती है उससे एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज, या अगर बोले एक एंजाइम रिलीज नोन एज द थ्रोम्बोकाइनेज। क्या रिलीज होता है बेटा? दैट इज नोन एज द थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। व्हेन एनी टिश्यू गॉट इंजर्ड, ब्लड प्लेटलेट्स स्टार्ट सिक्रेटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज टाइप के एक एंजाइम को, वो केमिकल को या प्रोटीन को सिक्रेट आउट करने लगता है जैसे ही कहीं पे कट लगता है। तो अब क्या होगा, ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारे क्लटिंग फैक्टर्स हमने पढ़े थे, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन पढ़े थे ना जी, याद है आपको? अभी तो कुछ देर पहले बताया था। सुनिएगा, अब ये जो इनएक्टिव फैक्टर दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो कि आपके ब्लड के प्लाज्मा में पड़ा हुआ है क्यों बेटा? क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी तक कोई भी कट नहीं लगा था, ठीक है। इस सोए हुए प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा कौन बेटा? थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि रिलीज हुआ है कहां से? प्लेटलेट से। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज है ये एक्ट करेगा किसके ऊपर? प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर, और ये जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में तोड़ देगा, दैट इज नोन एज थ्रोम्बिन। क्या होगा बेटा? जैसे ही थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा, एक और चीज जो है दैट इज द क्लटिंग फैक्टर आपके प्लाज्मा में, दैट इज नोन एज द फिब्रिनोजेन। अब ये फिब्रिनोजेन जो है ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है प्लाज्मा में बेटा, ये भी इनएक्टिव ही रहता है, लेकिन बेटा जैसे ही इसके ऊपर आके एक्ट करेगा बेटा थ्रोम्बिन, ये फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी फिब्रिन, जो कि बेसिकली अब एक नेटवर्क बना लेता है फाइबर्स का। इट इज बेसिकली नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। और अब जब ये नेटवर्क ऑफ फाइबर है, जैसे मान लीजिए ये नेटवर्क ऑफ फाइबर है, इसमें से ब्लड अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ब्लड इसके अंदर में फंस के रह जाता है, और इसी को बोलते हैं ब्लड क्लट, यानी कि फिब्रिन प्लस ब्लड, फिब्रिन प्लस ब्लड दोनों कंबाइन होके बना लेते हैं बेटा जी ब्लड क्लट। इस पूरे मैकेनिज्म को बोला जाता है बेटा कैस्केड मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि बेटा एक सिंगल प्रोसेस में नहीं होगा क्लटिंग, इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले आपको चोट लगी, तुरंत मैसेज कहाँ गया? प्लेटलेट से निकाल दिया क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज ने एक्ट किया थ्रोम्बिन के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर इसको कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। अभी जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ तो एक और कंपोनेंट पड़ा हुआ था प्लाज्मा में, फिब्रिनोजेन। ये थ्रोम्बिन इसके ऊपर आएगा, इसको कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में, और ये फिब्रिन ही फाइबर लाइक नेटवर्क बनाएगा जिसके अंदर में ब्लड फंस के रह जाएगा और ब्लड क्लटिंग हो जाती है। क्लियर है जी? इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसको आप अगर देखें तो पढ़ सकते हैं। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट प्रोसेस, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा, यही आपका सिंपल सा एक ब्लड क्लटिंग का प्रोसेस है। क्लियर है जी? पहले आया, इंजर्ड हुआ तो ब्लड प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल दिया। अब ये प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन काम किया, उसको एक्टिव फॉर्म में तोड़ दिया। फिर वही फिब्रिनोजेन था प्लाज्मा में, उसके ऊपर इस थ्रोम्बिन ने काम किया, उसको कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में, और यही फिब्रिन में ब्लड घुसता गया, ब्लड बाहर नहीं जा पाया तो फिब्रिन और ब्लड आपस में कंबाइन हो गए और इसी को बोल दिया ब्लड क्लटिंग। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए बेटा जी, ये जो एक टॉपिक है दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। बोलते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, बोलते हो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ये एक्चुअल में जो ब्लड ग्रुप आते हैं ये किस तरह से बने हैं, इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, जरा सुनिएगा। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। ये अलग अलग ब्लड ग्रुप ऑर्गेनिज्म में आया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन
और एंटीबॉडी. So different types of blood groups are defined on the basis of एंटीजन एंड एंटीबॉडी. अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी कौन सी बला है भाई, सुनिएगा. जो ये एंटीजन होता है बेसिकली पाया जाता है आरबीसी के ऊपर. ये मान लीजिए आपका है आरबीसी. आरबीसी के सरफेस पे कुछ इस तरह के पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोलते हैं बेटा जी एंटीजेंस. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा जी, एंटीजेंस. क्या बोलते हैं, एंटीजेंस. सो एंटीजेंस पाया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट, आरबीसी. एंटीजेंस बेसिकली है क्या बेटा जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्या बेटा जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स. कोई बड़ी बला नहीं है कि ग्लाइको, व्हाट इज दिस ग्लाइकोप्रोटीन. बेसिकली बेटा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं. अब बेटा एंटीजन बेसिकली आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है. जैसे मान लीजिए आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप उस ऑर्गेनिज्म का क्या फॉर्म होगा, इट विल बी ए. क्लियर है जी. अगर किसी के आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी होगा तो उस बंदे का ब्लड ग्रुप बी होगा. क्लियर है जी. अगर कोई बंदा है जिसके आरबीसी के ऊपर नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो आप जिसको ओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं ना, वो ओ ब्लड ग्रुप बेसिकली है नहीं, वो जीरो ब्लड ग्रुप है. जीरो, उसको ओ मान लिया जाता है, दैट इज जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप. बेसिकली क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा. तो जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा उस बंदे के ऊपर, उसके बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो या ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है. क्लियर है जी. और सुनिएगा, जिस बंदे के आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा, दोनों एंटीजन, दोनों एंटीजन. यहां मैं लिख देता हूं, इसके ऊपर एंटीजन ए भी है और इसके ऊपर एंटीजन बी भी है, तो उस बंदे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बेटा जी ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों होगा, ए बी होगा. तो जैसे मैंने बोला कि जिस बंदे के पास, जिसकी आरबीसी पे, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए होगा. जिस बंदे के आरबीसी पे एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा. जिस बंदे के आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा, देयर इज नो एंटीजन, तो क्या होगा बेटा, ब्लड ग्रुप ओ या जीरो ब्लड ग्रुप होगा. और जिस ऑर्गेनिज्म के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा जी, ए और बी दोनों होगा. क्लियर है जी. आई बात समझ में, क्लियर है. अब जरा देखिएगा, जो एंटीबॉडीज होती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपने लिख लिया. एंटीबॉडी बेसिकली आपके प्लाज्मा में पाई जाती है. जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ये आपका इधर में मान लीजिए पूरा का पूरा ये प्लाज्मा है. तो प्लाज्मा के अंदर में पाई जाती हैं एबी, इसको हम लोग एबी से दिखाते हैं, एंटीबॉडीज. देखिए जैसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा, क्या आएगा, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा. जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया आ गया, उसके सरफेस पे भी अपना एंटीजन होता है. बैक्टीरिया का खुद का क्या होगा,
एंटीजन होगा, जैसे ही बेटा जी उस बैक्टीरिया का एंटीजन बॉडी के सरफेस पे टच करेगा, इसके रिस्पॉन्स में बनती है एंटीबॉडी। यानी एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होगा बेटा, एंटीजन के अगेंस्ट में सिंथेसिस होने लगती है किसकी बेटा, एंटीबॉडीज का सिंथेसिस होने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है, और ये एंटीबॉडी अल्टीमेटली किल करेगी उस बैक्टीरिया को, किल करेगी ना, मारेगी ना। इम्यून सिस्टम यही कहता है ना, एंटीबॉडीज विल किल दैट बैक्टीरिया, एंटीबॉडी विल किल दैट फंजाई, एंटीबॉडी विल किल दैट वायरस। क्लियर है जी। तो बेटा ये जो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड, किसके अगेंस्ट में फॉर्म हो रहा है, एंटीजन के अगेंस्ट में, जो फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट में फॉर्म हो रहा है, एंड ट्राई टू किल दैट, और ये एंटीजन को किल करने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, एंटीजन आर प्रोड्यूस्ड, क्या होगा बेटा, जैसे अगर मैं बोलूं तो ये एंटीबॉडीज हमारे से हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं बेटा। बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, जैसे हमारी आर्मी लगी होती है तो वो पाकिस्तानियों को दनादन खत्म करती रहती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं एंटीबॉडीज। जैसे ही कोई बैक्टीरिया, जैसे कोई वायरस बाहर से आएगा, इट विल अल्टीमेटली किल दैट बैक्टीरिया, किल दैट वायरस, किल दैट फंजाई। तो बैक्टीरिया का ऊपर क्या था, एंटीजन, जैसे ही ये एंटीजन आके बॉडी के सरफेस पे लाई करेगा या बॉडी के अंदर में आएगा, बॉडी यानी ब्लड का जो प्लाज्मा होगा ये इसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि बेटा एंटीबॉडी किसके खिलाफ तैयार होगा, एंटीजन के खिलाफ में। जरा इस बात को लिख लीजिएगा। सो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड in response to एंटीजन को रिस्पॉन्स देने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय करेगा, एंड इट विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन, और ये एंटीजन को किल करने का काम करेगा। तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा आरबीसी है, मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, ये मान लीजिए मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, क्या बेटा जी, एंटीजन ए है। क्लियर है जी, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेटा ये किस ब्लड ग्रुप को बनाएगा, ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। क्लियर है। जो ये ए ब्लड ग्रुप है इसके लिए एंटीबॉडी कौन बनाएगा, तो ध्यान रखिएगा जस्ट उल्टा, आप रेसिप्रोकल, ए का उल्टा बी। सो बेटा इस एंटीजन के लिए या ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीबॉडी कौन बनाएगा, तो बनाएगा बेटा बी। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बी। क्लियर है जी। उल्टा ले लीजिए, अगर आपके सेल के पास में है एंटीजन बी, रेसिप्रोकली याद करना है, तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप बनेगा बी। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा जी जो एंटीबॉडी अगर बनेगा, अगर मान लीजिए एंटीबॉडी ये बनाता है बी के लिए, तो कभी भी उसका ब्लड ग्रुप बी आएगा क्या, नहीं आ सकता। तो ये जो ब्लड ग्रुप बी है ये किसके लिए एंटी बनाएगा, अपने लिए बनाएगा क्या, अपने लिए एंटीबॉडी बनाएगा, बी एंटीबॉडी बनाएगा क्या, नहीं, ये किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, अपने ब्रदर के लिए। कौन सा ब्रदर है बेटा इसका, तो ये ब्लड ग्रुप बी बनाएगा एंटीबॉडी किसके लिए, ए के लिए। किसके लिए बनाएगा बेटा जी, ए के लिए बनाएगा। क्लियर है जी। अब सुनिएगा जो दूसरा होगा दैट इज
आपका मान लीजिए ये है आपका एंटी आरबीसी, ये आपका आरबीसी था। आरबीसी के ऊपर मान लीजिए ए बी है और बी भी है। यहाँ पे एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी भी है, दोनों एंटीजन है। अगर मैं बोलूं दो ही एंटीबॉडी बन रही है बेटा जी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। अगर आप ए के लिए एंटीबॉडी बनाओगे तो वहां पे एंटीजन रह पाएगा क्या, खत्म हो जाएगा। अगर आप एंटीबॉडी बी के लिए बनाओगे तो बी भी क्या होगा बेटा, इस एंटीजन को खत्म कर देगा। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी होता है, जिसका ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा, ए बी, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्लियर है जी। अगर मैं एंटीबॉडी बनाता हूँ, क्या मैंने बोला, एंटीबॉडी किल करने का काम करती है, किल करने का काम करती है एंटीजन। तो दो ही एंटीबॉडी है, ए और बी, और इसका ब्लड ग्रुप भी क्या है, एंटीजन ए ब्लड ग्रुप को बना रहा है, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप को, ए बी ब्लड ग्रुप को बना रहा है। अगर मैंने एंटीबॉडी इसके लिए बनाई तो बेटा ना ए रहेगा ना बी रहेगा, दोनों मर जाएंगे ना एंटीबॉडी। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। और बचा क्या, तो भैया ये आपका आरबीसी, यहाँ पे मान लीजिए एंटीजन कोई भी नहीं है, एंटीजन कोई भी नहीं है। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा था, ब्लड ग्रुप कौन सा था, ओ ब्लड ग्रुप या जीरो ब्लड ग्रुप। तो बेटा जी यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, तो ये एंटीबॉडी दोनों के लिए बना सकता है, ए और बी दोनों के लिए बना सकता है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो आप एंटीबॉडी कुछ भी बनाइए फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनती है ए और बी दोनों के लिए। क्लियर है जी। एंटी ए और एंटी बी, क्लियर है। क्योंकि आप बनाइए वहां पे कोई एंटीजन है ही नहीं कि जो डिस्ट्रॉय होगा। इसी चीज को मैं एक आपके डायग्राम बेसिस में बना दूंगा, पहले आप ये सारी चीजें कर लीजिए। ठीक है जी। याद रखिएगा एंटीजन के अगेंस्ट में बनता है एंटीबॉडी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, जो अभी तक हमने डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे। तो ब्लड ग्रुप बेसिकली बेटा 4 प्रकार के होंगे। ए, दूसरा आपका द सेकंड ब्लड ग्रुप दैट इज द बी, तीसरा दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप, और चौथा हमने लिख दिया ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ये आप आसानी से देखिएगा, दीज आर द 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए बी और ओ। यहाँ पे होगा एंटीजन, ये होगी एंटीबॉडी, और ये डोनर, यानी कि ये किस किस चीज से ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा बताइए, एंटीजन क्या होगा, ए। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, अभी तो पढ़ा था, एंटीजन क्या होगा, बी। अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने बोला था कि आपको रेसिप्रोकल याद करना है। अगर ब्लड आरबीसी के ऊपर, चूंकि एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। क्लियर है। तो अगर एंटीजन बन रहा है ए वाला, तो एंटीबॉडी वो किसके लिए बनाएगा बताइए, एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि भैया ये जो ए ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीबॉडी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी बी, यानी एंटीबॉडी बी। क्लियर है जी। किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, बी के लिए। क्लियर है। अब आप खुद बताइए, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये कहाँ से ले सकता है, तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए से ले सकता है। क्लियर है जी। बताइए ये बी से ले सकता है क्या, जैसे ही बेटा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है उसकी बॉडी में आप बी डालोगे, बी ब्लड ग्रुप डालोगे, बी के खिलाफ हमारा तुरंत क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बी, और उस बी को किल कर देगा। यानी यहाँ पे बी नहीं ले सकते। तो किससे किससे ले सकते हैं बेटा जी, ए और ओ, क्योंकि ओ हमने बोला
ओ किसी के लिए एंटीजन नहीं बनाता है। क्लियर है जी। तो ये जो ए ब्लड ग्रुप होगा वो किन बंदों से ले सकता है, ए वाले से ले सकता है ब्लड और ओ वाले से ले सकता है ब्लड। क्लियर है जी। बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन क्या होगा, बी। मैंने बोला रेसिप्रोकल, एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, अपने भाई के लिए, अपने उल्टे के लिए। एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, ए के लिए। तो अगर मैं किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो कहां से ले सकता है ब्लड ग्रुप, बी वाले से ले सकता है। डोनर का मतलब कहां से ले सकता है, कहां से ले सकता है या किससे ले सकता है। यहाँ पे जो है किस किस से ले सकता है, किससे ले सकता है, किससे नहीं, किस वाला नहीं है, किससे ले सकता है। तो बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ए हो, बी होगा वो बी से ले सकता है। ए से ले सकता है क्या, ए से ले सकता है क्या। तो बेटा जैसे ही ए लेगा, ए के लिए क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी, और ए हो जाएगा धाराशायी, खत्म। तो ए से नहीं लेगा तो किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए मैंने बोला एंटीजन दोनों के लिए बनेगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होगा। क्लियर है जी। और मैंने बोला कि अगर बेटा जी एंटीजन ए के लिए भी है, एंटीजन बी के लिए भी है, अगर आप एंटीबॉडी बनाओगे तो एंटीबॉडी या तो ए को किल कर देगी या तो बी को किल कर देगी। तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। तो यहाँ हम लिख देंगे नील, नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है। अगर एंटीबॉडी बनेगी तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। तो बेटा जी ये किस किस से ले सकता है, किसी के लिए एंटीबॉडी बन रही है क्या, ए के लिए एंटीबॉडी है क्या, नहीं है। बी के लिए है क्या, नहीं है। तो सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। क्लियर है जी। अब ओ की बात करें तो हमने बोला था ओ के ऊपर कोई एंटीजन होता है क्या, नहीं। तो एंटीजन क्या होता है, नील। लेकिन बेटा जी इसके अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी बनाता है, किसके लिए, एंटीबॉडी बनेगी एंटी ए और एंटी बी। एंटीबॉडी ए के लिए भी बनेगी और एंटीबॉडी बी के लिए भी बनेगी। और केवल ये किससे ले सकता है ब्लड को, तो केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। तो जरा अब आप ध्यान देंगे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ए को भी दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला बी को भी ब्लड दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ए बी को भी दे रहा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला ओ को भी दे रहा है ना भाई साहब। तो ओ सबको दे रहा है, ओ ए को भी दे रहा है, ओ जो है बी को भी ब्लड दे रहा है, ओ जो है ए बी को भी दे रहा है और ओ जो है ओ को भी दे रहा है। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं बेटा जी, जो सबको दे सकता है, दैट ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, जरा देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप को किस किस से ले रहा है, देखिए ए बी, ए वाले, क्योंकि किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, उसके अंदर में किसी को डाल दो मारेगा नहीं, ए बी ओ किसी को डाल दो, एंटीबॉडी तो है ही नहीं ना, एंटीबॉडी तो किल करती है ना, एंटीबॉडी है नहीं। तो ये ले सकता है ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। तो बेटा जी अब एरो चेंज हो जाएगा, ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है ये ए से भी ब्लड ले रहा है, ये बी से भी ब्लड ले रहा है, ये ए बी से भी ब्लड ले रहा है और ओ से भी ले रहा है। तो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्लियर है जी। नोट डाउन कर लेंगे, ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप और मैंने बताया और समझाया, थोड़ी बहुत चीजें आप इसमें समझ सकते हैं। ठीक है जी, थोड़ा बहुत तो आया होगा, नोट डाउन करेंगे इसको।
चलिए बेटा जी, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। दैट इज, यहाँ दे रखा है पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट क्या कंस्टिट्यूट करता है? 90% वाटर, करेक्ट है। 6 to 8% प्रोटीन, करेक्ट है। नो आरबीसी, कोई आरबीसी नहीं होती है इसमें, ये भी सही है। तो बचा क्या बेटा जी? ऑल द एबव, सब बातें सही है। ब्लड फंक्शन फॉर, क्या क्या ब्लड का फंक्शन होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स या आयंस कराता है। कोअगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है वही ब्लड क्लटिंग, क्लियर है। बफरिंग एक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? जो पीएच होता है ना ब्लड का, वो 7.4 वो मेंटेन रहता है। मैंने बताया था इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और ये सारी चीजें को कौन मेंटेन करता है? ब्लड ही मेंटेन करता है, ये भी सही है। तो भैया ऑल द एबव क्लियर है। लास्ट में है, सेल विच हेल्प इन स्टॉपिंग द फ्लो और लॉस ऑफ ब्लड, जो ब्लड लॉस हो रहा है, बाहर जा रहा है, उसको कौन रोकता है? आरबीसी रोकता है क्या? नहीं। डब्ल्यूबीसी नहीं। ब्लड प्लेटलेट्स, बेटा बताया था ब्लड प्लेटलेट्स ही मदद करता है क्लटिंग में, क्लियर है जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी, क्लियर है बेटा। आज हमने सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी हमने पढ़ा, ये एक बेसिक लेक्चर था। इसके बाद हम स्पेसिफिकली हार्ट की बात करेंगे और लंग्स की बात करेंगे, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा और जो हार्ट में सर्कुलेशन होगा, ये सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये सिंपल सा टॉपिक अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।